देखो इंडिया वालों, हमारा पानी खोल दो। 2 दिन से हमारे घर में पानी नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो काली हो जाऊंगी। हाँ, तो पानी से याद आया यार, इनके जो उप प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है उनको, डार करके कछु है, बिरजा कह रहे हैं कि मतलब अगर पानी नहीं खोलोगे तो हम, मतलब हमारी डेडलाइन है तो हम सीज फायर को उल्लंघन कर दिए। मैं जा समझ में नहीं आता है कि 11 एयरबेस खोल देने के बाद अब 12वीं मिसाइल जाइए कहाँ पे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल एसआर वीडियोस पे। तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे देश की बहादुर आर्म फोर्सेस को, जिन्होंने पाकिस्तान के एयरबेसों में इतने छेद किए हैं कि वो कन्फ्यूजिया गए हैं कि हम, खैर छोड़ो। तभी कही कि नाम में कुछ नहीं होता। हमारे पड़ोसों में तो जन कितने शरीफ रह रहे हैं, राहिल शरीफ, नवाज शरीफ और क्या नाम है बाको, तो भूल जा रहे हैं जो शहबाज शरीफ। तो नाम में तो शरीफ लगो, लेकिन शराफत इतनी है कि उनके टपक रही है शराफत। मतलब इतने शरीफ हैं कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं, वे आतंकवादी भारत में आते हैं और 26 लोगों की, निर्दोष लोगों की हत्या कर देते हैं। धर्म पूछ पूछ के हत्या करी जाते हैं। जब उनके टेरर कैंप जो है उन पे जब इंडिया स्ट्राइक करते हैं तो उनके टेरर कैंप बचाने के लिए पाकिस्तान की सेना इन्वॉल्व हो जाते हैं और वे मतलब युद्ध मोल ले लेते हैं। इतने शरीफ हैं, समझ रहे हो शराफत उनकी। तो बात करते हैं मेन मुद्दे की। कहानी शुरू होती है 22 तारीख को, 22 अप्रैल को, जब ये आतंकवादी हमारे देश में घुसते हैं और 28 निर्दोष लोगों की जान ले लेते हैं। उसके बाद से ही हमारे प्रधानमंत्री ने बोल दिया था कि इन लोगों ने जो कायराना कृत्य किया है उसका बदला तो जरूर लिया जाएगा। बस ये था कि प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की सेना को ये काम सौंप दिया था और बोला था कि ये तुम डिसाइड करो कि कब लेना है, कैसे लेना है। और कहीं ना कहीं सेना ने एकदम बखूबी उसको, जो जिम्मेदारी दी गई थी उसको बखूबी निभाया और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। दिस वीडियो इज टोटली डेडिकेटेड टू अवर इंडियन आर्म फोर्सेस एंड द ऑपरेशन सिंदूर। This is the Operation Sindoor, which is recently carried out by our Indian Armed Forces against the terrorists, which are directly or indirectly supported by Pakistan. ये तीसरी बार था। उरी, पुलवामा, उसके बाद पहलगाम। ये तीसरी बार था जब आतंकवादियों ने हमारे देश पे एक बुरी नीयत से हमला किया और उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। और ये बहुत जरूरी भी है। ये जरूरी इसलिए है, अगर हमारे पड़ोसी को ये एहसास नहीं होगा कि अगर हम इनके 10 लोग मारेंगे तो ये हमारे 50 या 500 भी मार सकते हैं, तब तक वो सुधरने वाला नहीं है। और पिछले 3 बार से जिस तरीके से हमने या हमारे देश ने जिस तरीके से उनको रिटेलिएट किया है और उनसे बदला लिया है, इस चीज का एहसास उनको बहुत अच्छे से हो गया होगा कि आगे अगर कुछ भी करना है तो 10 बार सोचना पड़ेगा। और हर बार ये न्यूक्लियर वेपन्स की जो धमकी गीदड़ भपकी हमारा पड़ोसी देता रहता है, उससे अब हमारा देश डरने वाला नहीं है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। पड़ोसी हो तो यार ढंग का होना चाहिए। पड़ोसी एकदम पाकिस्तान जैसा होना ही नहीं चाहिए। कई सारे लोगों की शिकायत रहती है कि पड़ोसी हमारा पाकिस्तान जैसा है, और सच बात है कि अगर पड़ोसी पाकिस्तान जैसा होता है ना तो जिंदगी सच में यार नरक हो जाती है। मतलब आए दिन कुछ ना कुछ मतलब चूतियापंती करता ही रहेगा। अपना तो पड़ोसी खैर ऐसा है, उसकी शकल भी कुत्ते से मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खान साहब कह रहे थे, कोचिंग में उन्होंने पढ़ाया तो बताया कि अपना पड़ोसी जो है उसका नक्शा अगर आपको याद न रहे तो उसको याद करने की उन्होंने एक ट्रिक बताई थी कि इसकी शकल जो है कुत्ते से मिलती जुलती है, तो ऐसे करके आप इस मैप को आसानी से याद कर सकते हो। तो पाकिस्तान जो पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद जब इंडिया ने बोला पाकिस्तान को कि तुम इस तरह से आतंकवादियों को बढ़ावा देते हो, उनको अपने देश में शरण देते हो, ये सब बंद करो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर ठोस कार्रवाई की जाएगी। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डर तो था, लेकिन डर के माहौल में होता है ना गीदड़ भपकी देना, तो वो गीदड़ भपकी इनकी कभी बंद नहीं हुई। पहले भी कई बार दी है। उसके बाद इन्होंने जब देखा कि इंडिया हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, धमकी दे रहा, तो उन्होंने लगातार कभी न्यूक्लियर टेस्ट किया, कभी मिसाइल फायर की, कभी कुछ किया। मतलब कुल मिला के ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर तुमने मेरे ऊपर कुछ किया तो हम एकदम तैयार बैठे हुए हैं। और रही बात परमाणु हमलों की धमकी देना, परमाणु बम की धमकी देना, वो तो वो पता नहीं कब से देते आए हैं। उनको ये लगता है कि मतलब तुम्हारे पास ही परमाणु हथियार हैं और किसी के पास है ही नहीं। हमारे यहाँ तो दीपावली चलाने के लिए रखे हैं, है ना। अमेरिका को पता नहीं क्या सहानुभूति है पाकिस्तान से। अमेरिका में धुआं भर देने वालों ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में बड़े आराम से सुरक्षित तरीका से रह रहा हो तो, और पाकिस्तान ने भाई छुपा के रखो तो लास्टली अमेरिका ने जैसे तैसे करके भाई स्पॉट करो और भाई पेल दो। तो कुल मिला के चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो, ये सारे आतंकवादी हैं और ये हमेशा पाकिस्तान में छिपे रहते हैं। इनके लिए एक बहुत ज्यादा सेफ जगह पाकिस्तान है। ये अमेरिका को भी पता है और कई सारे इंटरनेशनल कंट्रीज को भी पता है। लेकिन क्या करोगे, ये जियो पॉलिटिक्स जो है ना, उसके चक्कर में ये सब चलता रहता है। वहां पे एक आतंकवादी ने एक महिला के हस्बैंड को गोली मार दी
और उसको छोड़ दिया ये बोल के कि मैं तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, जा मोदी को बता देना। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये एक छोटा सा स्टेटमेंट उनके लिए इतना महंगा पड़ा। उम्मीद है कि जो बच के निकले हैं, जो 22 तारीख को जिन्होंने हमला किया था और वो बच के निकल गए हैं, अभी तक उनका कोई सुराग नहीं लगा है, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि हमारी भारतीय सेना बहुत ज्यादा बहादुर है और वो एक बार उनके रडार पे चढ़ गए हैं तो पहले जरूर जाएंगे। बस इतना हो सकता है कि थोड़ा सा लेट लपेट हो जाए, बट बच तो नहीं पाएंगे, इतना तो 100% श्योर है। आज नहीं तो कल पहले तो जाएंगे ही जाएंगे। फिलहाल पाकिस्तान में सब कुछ नॉर्मल नहीं चल रहा है, वहां पे आए दिन बार बार भूकंप आ रहे हैं। पिछले एक सप्ताह में लगभग 3 बार वहां पे भूकंप आया है। लेकिन यार हिम्मत देने पड़े पड़ोसी देश की, मतलब एक सप्ताह में 3 भूकंप आ रहे हैं। बिन्ने कचुआ पे न्यूक्लियर एसेट्स जो होते हैं ना, वे का नाम है यार, किराना हिल्स में छिपा के रखे थे। तो आसपास मन पे एयर स्ट्राइक भाई है, लेकिन हालांकि उनसे कोई मतलब नहीं है। तो हमारे काकैयत करे डीजीएमओ साहब ने स्पष्ट कर दो कि हमें तो पता नहीं तो मन का है का नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किया है पाकिस्तान ने, जो वहां पे इतना ज्यादा रेडिएशन फैला हुआ है। यूएसए से जहाज आ रहा है रेडिएशन चेक करने के लिए, और मतलब बोरोन मंगाई जा रही जहाजों में, भर भर के बोरोन का छिड़काव किया जा रहा है ताकि रेडिएशन कम हो। तो कुछ ना कुछ तो लफड़ा किया है इन लोगों ने। और ये बात बिल्कुल सही है जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, अभी राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं या न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो सुरक्षित नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज तो है, जा वाले युद्ध से, युद्ध तो खैर भाई नहीं, तो हमारे देश में तो युद्ध डिक्लेयर ही नहीं हुआ। प्रधानमंत्री जी ने लास्ट तक अभी तक कोई युद्ध डिक्लेयर नहीं किया, मतलब हम लोग तो बस खेल रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि इस बार पाकिस्तान के एक चीज तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बिल्कुल अच्छी तरीका से कि ये टुच्चे टाइप की हरकतें बार बार करने पे बचियो नहीं। अब अगर ऐसी हरकतें करियो तो पेले जाओ, और बुरी तरह पेले जाओ। क्योंकि ये लोग यार इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कटोरा लिए भीख मांगने वाले लोग ये कहां से परमाणु वेपन्स को संभाल के रख पाएंगे। इसलिए इन लोगों के हाथ में ये सब चीजें होनी नहीं चाहिए। तो असली कहानी शुरू होती 6 तारीख की रात में, मतलब 7 तारीख को अर्ली मॉर्निंग, रात को 1:23 पे। रात को 1:23 पे भारतीय वायुसेना ऑपरेशन शुरू करती है, जिसको नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर। जो हमारे टॉप लीडर्स उन्होंने बहुत सोच समझ के इस ऑपरेशन का नाम डिसाइड किया था। हमारे देश की सेना ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं वो पाकिस्तान में जो टेररिस्ट कैंप हैं या जहां पे भी ट्रेनिंग होती है आतंकवादियों की, उनको निशाना बना रहे। हमारा पाकिस्तान की सेना से या पाकिस्तान की सिविलियन जनता से किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं है और ये अटैक जो है उनके खिलाफ नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सेना उसमें कूद पड़ी और उन्होंने उसमें पूरा इन्वॉल्वमेंट लिया और कहीं ना कहीं उन्होंने उन आतंकवादियों का समर्थन किया जिन्होंने हमारे देश पे हमला किया था। और उसके बाद क्या हुआ, उनको मुंह की खानी पड़ी। और फिर युद्ध जब भी होता है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो घाटा हमें भी होता है। तो हुआ जब हमारे जो डीजीएमओ थे उसमें कुछ पत्रकार लोगों ने पूछा कि क्या हमारे कोई एयरक्राफ्ट गिरे हैं, तो उन्होंने बताया, इनडायरेक्टली बताया कि हाँ कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है और डेफिनेटली होता है। तो उन्होंने उस चीज को क्लियर किया। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो पब्लिकली नहीं की जा सकती हैं, जिससे हमारे देश की जनता का मोरल डाउन होता है। तो इसलिए कुछ चीजें हमें मीडिया में शेयर नहीं करनी चाहिए। जैसे कि एक लगाम हमारे देश की मीडिया पे भी लगाने की जरूरत है। इतनी फर्जी खबरें इस जो सिनेरियो चला है, जो भी क्लैश चला है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इतनी ज्यादा फर्जी खबरें चैनलों ने दिखाई हैं जितनी नहीं दिखानी चाहिए। देश की मीडिया की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि देश में एक अच्छा माहौल बना रहे और गलत जानकारी लोगों तक ना जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे देश की मीडिया टीआरपी के चक्कर में कुछ भी दिखाने के लिए तैयार रहती है। एकदम से ऐसे माहौल बनाएगी, पता नहीं क्या हो गया, लाहौर पे कब्जा हो गया, कराची पे कब्जा हो गया। अरे यार कम से कम थोड़ी तो शर्म कर लो यार, देश में क्या चल रहा है, तुम क्या दिखा रहे हो? तुम्हें बेंचो टीआरपी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। अरे थोड़ी तो शर्म किया करो ना यार, माहौल भी तो देखा करो कि चल क्या रहा है। तुम तो एकदम भारतीय रेल के टीटियों की तरह हो गए हो। फौजी को बुलाया गया है, फौजियों को बुलाया जा रहा है कि वो छुट्टी पे हैं, जो भी वो वापस आए, उनकी देश को जरूरत है। और वो कैसे भी करके अपना सब कुछ छोड़ के विदाउट रिजर्वेशन ट्रेनों में चढ़ रहे हैं और वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे देश की रेल, जो भारतीय रेल है, उसमें जो टीटी हैं वो साले 100-150 रुपए में अपनी जेबें भर रहे हैं। वैसे तो ये हमेशा ही भरते हैं, लेकिन कम से कम इनको इतना तो सेंस होना चाहिए कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है और इस टाइम पे हमें देश की मदद करनी चाहिए, देश के फौजियों की मदद करनी चाहिए। वहां पे तुम साला 100-150 रुपए में अपनी नीयत खराब कर रहे हो यार। शर्म है तुम जैसे लोगों पर। अगर तुम कभी मिल जाओ ना तो तुम्हारे मुंह पे थूकने का मन करता है मेरा। पहलगाम में टेररिस्ट अटैक के बाद एक स्टेटमेंट जारी किया या एक बयान दिया न्यूज में रॉबर्ट वाड्रा ने।
जो ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में ऐसे हमले इसलिए और होते हैं क्योंकि हमारे देश में माइनॉरिटीज जो है वो कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल दिल्ली फील के करती सीएम ने है। उसकी मतलब मजम्मत की है। इतने बड़े लोगों दिल्ली को में इस आम तरह की आदमी गैर पार्टी के जिम्मेदाराना जो लोग हैं बयान जो है उन्होंने वो उसकी नहीं देना मजम्मत की चाहिए, है। बचना चाहिए इस तरह उत्तर की बातें प्रदेश करने में से आप मीडिया जाए में। समाजवादी पार्टी ने उसकी इसीलिए मजम्मत लोग की है। कहते हैं, किसी ने एक भी ये बुद्धि को ट्वीट देखो, इसमें ये लिखा हुआ है विद एनिमीज। इंडिया इजराइल कभी नहीं बन सकता क्योंकि इजराइल जो है वो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है और इंडिया दुश्मन लोगों से भरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये चीज थोड़ी बहुत सच भी है। हमारे देश में ही ऐसे लोग हैं जो कम से कम जब इस तरह का क्लेश चलता है उस टाइम बयानबाजी नहीं करनी चाहिए इस टाइप की, और अगर कुछ बोलते हो तो 10 बार सोचो कि हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर हमारे देश में इस तरह का माहौल चल रहा है और हम कुछ अपने एंटी नेशनल मतलब कुछ तरह की इस तरह की एक्टिविटी करते हैं जो हमारे देश के खिलाफ है, उस चीज को जो पड़ोसी देश है या जो विदेशी मीडिया है वो कहीं ना कहीं उसको हाइप करती है, उसको एक मुद्दा बना लेती है, बोलती है तुम्हारे देश के ही लोग बोल रहे हैं। तो इस तरह की बातों को खासकर सिचुएशन देख के बोलना चाहिए और समझना चाहिए कि आप एक बड़े आदमी हैं, काफी रेपुटेशन रखते हैं, तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बनती है देश के प्रति। 7 तारीख को जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 9 टेररिस्ट कैंप पे स्ट्राइक करी ना, तो पाकिस्तान की मीडिया का ये हाल था। जमीन कांप उठी है, समंदर खामोश हो गए हैं, दरिया अपने आंसुओं में बहने लगे हैं, पहाड़ लरज उठे हैं, मैदान साकित हो गए हैं, सहराओं में वीरानी छा गई है, परिंदों ने चहचहाना बंद कर दिया है, जानवर गोशा नशीन हो गए हैं, जमीन कांप उठी है। अरे मोहतरमा सीधे सीधे बोलो ना, फटी पड़ी है, इतना घुमा के बोलने की जरूरत क्या है। ये भिखारी टाइप का देश, ये हमसे युद्ध करने के लिए चला है। इसके यहाँ सायरन तक तो नहीं है, एयर रेड वाले जो सायरन बजते हैं ना वो तक तो इसके यहाँ है नहीं। पता है कैसे सायरन बजता है? ऐसे बजता है, देख लो पाकिस्तान में सायरन। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यार पाकिस्तान जैसे भिखारी देश पे इतने सारे ड्रोन आए कहाँ से। देखो ड्रोन क्या है, ड्रोन की लागत बहुत कम रहती है और चाइना जैसे देश जहाँ पे ड्रोन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, चाइना और टर्की ने भर भर के ड्रोन दिए पाकिस्तान को। लो उड़ाओ ड्रोन, जितने उड़ा पाओ उतने उड़ाओ। इसीलिए लगा रहा बार बार ड्रोन भेजने में। ड्रोन अटैकर्स ड्रोन कम थे, वो जस्ट खिलौने वाले थे। ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स भी मिली हैं, मतलब जहाँ पे पाकिस्तान ने ड्रोन में पत्थर लटका के भेजे हैं बम की जगह। खाने को रोटी नहीं, बम का घंटा होंगे इनके पास। बट कहीं ना कहीं उनको उनकी औकात दिखा दी गई। चाइना ने इनको जो 3rd क्लास माल होता है, चाइनीज माल का तो वैसे भी पता है, इंडिया में तो सब जानते हैं चाइनीज माल की औकात क्या है, तो वो इन्होंने पाकिस्तान को चैंप दिया आराम से। और पाकिस्तान का फायदा सब उठाते हैं, जैसे कि यूएसए है या फिर चाइना है, वो सब मिलके पाकिस्तान का पूरा फायदा उठाते रहते हैं। और पाकिस्तान को लगता है कि अरे हम बहुत बड़ी तोप हो गए हैं। तोप कुछ नहीं हो गए, तुम्हारी औकात कितनी है वो सब जानते हैं। पाकिस्तान की सेना के जो चीफ हैं और बड़े बड़े जो नेता हैं, उन लोगों ने जैसे ही पता चला ना उनको इंडिया अटैक करने वाला है, उन्होंने अपनी फैमिलीज सुरक्षित कर दी, मतलब विदेशों में भेज दी अपनी फैमिली। देश की जो आम जनता है वो मरे तो मरती रहे। ऐसे तो लोग हैं वहां पे। 10 मई के सवेरे सवेरे जब भारतीय वायुसेना ने 11 एयरवेज को तबाह किया, उस टाइम जो इनके चीफ थे ना सेनाध्यक्ष, वो ये समझ लो 2 घंटे के लिए बंकरों में छिपे हुए थे। ऑपरेशन 90 मिनट चला था और ये 2 घंटे के लिए बंकरों में छिप गए थे। मतलब शुरू में सीज फायर को मैसेज मिलो तो हमें ऐसा लगो यार क्या है यार, ये पागलपन है। मतलब ढंग से लड़ाई करी भी नहीं और सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया। लेकिन बाद में पता चला कि उनकी भयंकर पिलाई होने के बाद ही सीज फायर का अनाउंसमेंट होना था। लेकिन ट्रम्प चचा ने बीच में कूद के मजवानीगिरी करने का पता नहीं कौन सा शौक। 10 तारीख को जब पाकिस्तान की भयंकर पिलाई हुई, ब्रह्मोस ने जब वहां के 11 रनवे पेल दिए, मतलब बुरी तरह से तहस नहस कर दिए, उसके बाद पाकिस्तान तो वैसे भी घुटनों पे आ ही गया था। उसने फटाफट फोन किया इंडिया में डीजीएमओ को, अपने इक्विवेलेंट को, और अमेरिका में भी किया। तो कहीं ना कहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपसी सहमति के दौरान ये सीज फायर का अनाउंसमेंट होना था। लेकिन जैसे ही ट्रम्प चचा को पता चला कि सीज फायर हो जाएगा, तो ट्रम्प चचा ने पहले ही अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर दिया, मतलब पूरी क्रेडिट अपने आप में बटोर ली कि हमने इनका सीज फायर कराया, मतलब मजवानी इनने करी है। लेकिन चचा याद रखो, जब कछु ब्याह में गड़बड़ होता ना तो मजवा बहुत पेर हो जाता। टर्की में जब फरवरी 2023 में भूकंप आया था तो वहां पे लगभग 50,000 लोगों की मौत हो गई थी। और ऐसा पहला देश था हमारे देश का, इंडियन एयरफोर्स का C-17 विमान वहां पे राहत सामग्री भर के लेके पहुंचा था और वहां पे लोगों की बहुत हेल्प की। और पहला जब टर्की की तरफ से जब जहाज आया तो उसमें ड्रोन भर के आए, और किसके पास? हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के पास में, कि ये लो ड्रोन और भारत को फोड़ो, भारत के ऊपर ड्रोन से हमला करो और इसको मारो। हालांकि भारत ने जो स्ट्राइक करी है, मिसाइलें मारी हैं, उसमें टर्की ने उसमें ड्रोन तो भेजे ही थे, उसके साथ साथ 2 ऑपरेटर भी भेजे थे अपने,
ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तानियों में उतनी अकल तो है नहीं, तो ऑपरेटर भी भेजे थे। हालांकि वो दोनों ऑपरेटर भारत के द्वारा जो मिसाइल का हमला किया गया उसमें पेले गए, मर गए दोनों के दोनों। अब जैसे पाकिस्तानी एक्टर एक्ट्रेस को ले लो, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग आते हैं हमारे देश के बॉलीवुड वाले इनको प्रमोट करते हैं, ये लोग हमारे देश से मोटी कमाई करते हैं और उसके बाद पाकिस्तान में टैक्स भरते हैं और पाकिस्तान उस पैसे का इस्तेमाल हमारे देश में टेररिज्म फैलाने के लिए कर रहा है। तो ऐसे लोगों को हमें बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करना है, ऐसे लोगों का हमें विरोध करना है। ऐसे लोगों के वीडियोज या ऐसे लोगों के यूट्यूब चैनल या ऐसे लोगों की फिल्में हमें बिल्कुल भी नहीं देखनी है और हमेशा इनका विरोध करते रहना चाहिए। ये नहीं कि 4 दिन के लिए अगर देशभक्ति जाग जाती है उसके बाद फिर हम सो जाते। पाकिस्तान में तो भूकंप आया ही आया हफ्ते में 3 बार, लेकिन अब टर्की में भी आ रहा है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि मोदी जी भूकंप ला रहे हैं जबरदस्ती। मोदी जी भूकंप ला नहीं रहे हैं, तुम्हारे कर्मों की वजह से भूकंप आ रहा है। टर्की वाले गड़गड़ा रहे हैं इंडिया से, बोल रहे हैं अरे हमारी चीजों का बहिष्कार मत करो और हमारे यहाँ जो लोग घूमने आ रहे हैं उनका हम बहुत मोस्ट वेलकम करते हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलेंगी, उनका हम पूरा ख्याल रखेंगे। तो ऐसा करो, ख्याल को तुम बत्ती बना के, खैर छोड़ो यार। कुल मिला के ऐसे जो कंट्रीज हैं जो हमारे दुश्मनों के दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं हमारे दुश्मन हैं। ऐसे लोगों को बॉयकॉट करना ही एकमात्र ऑप्शन है बस। लेकिन एक चीज तो है यार, अपने पड़ोसी मुल्क जितना बेशरम देश हमने देखा नहीं। इतनी बुरी तरह कुटने के बावजूद भी जीत का जश्न मनाया जा रहा है यार। शर्म आनी चाहिए यार तुम लोगों को। ठीक है, गलती से तुमने 1-2 जहाज क्या गिरा लिए, तुम जंगी तैयारी करते रहे, तब तक वहां 11 तुम्हारे एयरबेस फेल दिए गए। बुरी तैयारी तुमने आज दिन तक इंडियन जेट्स या फाइटर जेट्स कहना नहीं सीख पाया। जंगी तैयारी करते रहे, तब तक तुम पेल दिए गए। इतने पेले गए कि तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब हम करें तो करें क्या। तो चलो यार, आज के लिए इतना ज्ञान काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।